पीहू का पालन पोषण एक गरीब परिवार में हुआ था, पर उसकी शादी अतुल नाम के एक लड़के से होती है जो बहुत अमीर होता है। और जब पीहू पहली बार अपने ससुराल में आती है तो वो अपना बड़ा सा घर देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये तो कितना बड़ा घर है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं महलों की रानी बन जाऊंगी। अरे बहू, दरवाजे पर खड़ी खड़ी क्या सोचने लगी? अब जल्दी से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। और भी बहुत सारे रीति रिवाज रह रहे हैं अभी, उन्हें भी तो पूरा करना है ना। अपनी सास शोभा के कहने पर पीहू कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। धीरे धीरे सारे रीति रिवाज पूरे हो जाते हैं। शोभा अपने कमरे में बैठी होती है, तब पीहू भी अपना सुंदर सा कमरा देखकर ख्यालों में खो जाती है। तभी वहां अतुल आता है। क्या हुआ पीहू, तुम जब से अपने ससुराल आई हो तब से बस खोई खोई सी हो। मैं खोई नहीं अतुल जी, मैं तो हैरान हूँ इतना अमीर ससुराल पाकर। आपको पता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। पीहू, तुम कोई सपना नहीं देख रही, बल्कि ये सब हकीकत है। अब इस तरह से अतुल पीहू को अपने घर परिवार के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन पीहू का तो अतुल की किसी भी बात पर कोई भी ध्यान नहीं होता। अब अगले दिन की पहली रसोई होती है। इतने बड़े किचन में पीहू पहली बार आई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। कितना बड़ा किचन है, जितना बड़ा यहाँ का किचन है उतना बड़ा तो मेरा घर था। पर अब मैं करूँ क्या, क्या बनाऊँ पहली रसोई में? रात में अतुल जी ने मुझे बताया था, पर सारी गलती मेरी ही है जो मैंने उनकी बातों पर ध्यान न देकर बस घर को निहारती रही। पीहू काफ़ी देर तक सोचती है और वो साधारण सा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। खाने पर दाल चावल रोटी सब्जी देखकर शोभा का मुंह बन जाता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि ये उसकी बहू की पहली रसोई थी। बहू, लगता है तुम्हारी माँ ने बताया नहीं कि पहली रसोई में कुछ मीठा भी बनाया जाता है। पर कोई बात नहीं, ये तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुमने जो भी बनाया है हम सब इसे प्यार से खा लेंगे। शोभा और अतुल पीहू के हाथ का बनाया हुआ खाना चुपचाप खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब भी पीहू अपने ससुराल को नहीं संभाल पाती और हमेशा कोई ना कोई गलती करती ही रहती है, जिस वजह से अब शोभा के सब्र का बांध टूट जाता है। और एक दिन, बहू ये सब क्या है? तू ऊपर छत पर कपड़े क्यों धो रही है? नीचे वॉशिंग मशीन रखी तो है। वो मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी, और माँ जी ऊपर छत पर धूप देखो ना कितनी अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से ही कपड़े धो लेती हूँ। अरे वो सब ठीक है बहू, पर तू थोड़ा कम पानी का इस्तेमाल कर। तूने पूरे छत पर पानी गिरा रखा है और ये पानी सीढ़ियों के जरिए नीचे घर में भी जा रहा है। अगर किसी का पैर फिसल गया तो? मैं अभी साफ कर देती हूँ माँ जी। पता नहीं कैसी बेवकूफ बहू मिल गई है जो 3 जनों का परिवार भी नहीं संभाल पा रही। शोभा बड़बड़ाती हुई नीचे जाती है, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने की वजह से शोभा सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और उसकी कमर में काफी चोट लग जाती है। अरे माँ जी, आप नीचे जमीन पर क्यों लेटी हैं? अरे क्योंकि मेरा मन कर रहा है। बेवकूफ लड़के दिखाई नहीं देता कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई हूँ, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अब चल जल्दी से मुझे उठा और मेरे कमरे तक छोड़ दे। पीहू अपनी सास को उसके कमरे तक छोड़ देती है। रात में जब अतुल घर आता है तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर शोभा को कुछ दिनों का रेस्ट करने के लिए कहते हैं। माँ, आपने सुना ना डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? अब आप घर का कोई भी काम नहीं करेंगे, चुपचाप से अपने कमरे में आराम करोगी। अरे बेटा, अगर मैं आराम से बैठ गई ना तो इस घर को कौन संभालेगा? आपकी बहू है ना माँ। वैसे भी पीहू को आए 6 महीने हो चुके हैं, और अपने ससुराल को जानना, उन्हें संभालना तो लड़कियां 1 से 2 महीने में सीख ही जाती है। वैसे भी मैंने पीहू को इस घर के तौर तरीके, रहन सहन सब कुछ बता रखा है। पीहू बहुत जल्दी सीख जाएगी। क्यों पीहू, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी अतुल जी। अरे बेटा, इसकी बस की कुछ नहीं है, इससे घर के काम नहीं होते। तू तो जानता है ना कि मुझे और भी कितने काम होते हैं जो मैं घर से ही करती हूँ। माँ जी, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, अब आप आराम कीजिए। पीहू बोल तो देती है कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी,
पर वो कुछ भी संभाल नहीं पा रही थी। अब शोभा के बीमार पड़ने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी पीहू के कंधे पर आ चुकी थी। अब क्या था, अतुल ने तो रात को ही कह दिया था कि उसे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए वो उसे जल्दी उठा दे। पर हमारी पीहू के बस का कहाँ था सुबह जल्दी उठ जाना। पीहू, सुबह के 9 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मुझे जल्दी उठा देना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ अतुल जी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, आँख ही नहीं खुली। पीहू के माफ़ी मांगने पर भी अतुल उसे माफ़ नहीं करता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से आए दिन पीहू कोई ना कोई गलतियाँ करती और एक दिन पीहू इतनी बड़ी गलती कर देती है कि उसका भुगतान कर पाना मुश्किल था। पीहू, सच सच कहना, तुमने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं थे ना? अरे तुम्हारे कहने पर मैंने बिना पढ़े इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए, ये सोचकर कि तुमने इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़े होंगे। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी लॉस में जाने वाली है, हम पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। अरे बेटा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, इसके बस की नहीं है अपना ससुराल संभाल पाना, पर तूने मेरी एक ना सुनी। माँ बिल्कुल सही कह रही थी, पर मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी लापरवाह इंसान है। बेटा तू मेरी बात मान, इससे इसके मायके छोड़ा, इसके बस की नहीं है ससुराल संभाल पाना। नहीं अतुल जी, नहीं माँ जी, मुझे मेरे मायके छोड़कर मत आओ। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ और मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं कोई गलती अब से नहीं करूँगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कमेंट पढ़े थे, वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में थे ना, और मुझे इंग्लिश नहीं आती। पीहू, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो मुझसे बात किया करना, मुझसे पूछना। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती थी तो तुम साफ साफ मुझे बोल सकती थी ना। अतुल जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझसे नाराज ना हो जाओ। इस तरह से पीहू अतुल और अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और उनसे वादा भी करती है कि वो अपना ससुराल अब बहुत अच्छे से संभालेगी। वो किसी भी तरह की अब कोई भी लापरवाही नहीं करेगी। अतुल जी, मुझे मायके छोड़कर मत आओ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने ससुराल को संभाल कर दिखाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बस एक मौका और दे रहा हूँ। अगर इस बार भी तुम मेरे घर को या मेरे घर की जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाई तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा, और तब तक तुम्हें वापस लेकर नहीं आऊंगा जब तक तुम एक समझदार और काबिल बहू नहीं बन जाती। पीहू के लाख बोलने पर अतुल पीहू को एक और मौका देता है और इस बार पीहू किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करती और बहुत अच्छे से अपने ससुराल को संभाल कर दिखाती है, जिसके बाद शोभा की सारी शिकायतें पीहू से खत्म हो जाती है और पीहू एक जिम्मेदार बहू बन जाती है। अरे क्या बात है रामू, आज कपड़े लाने में तूने बहुत देर कर दी, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अब क्या बताऊं माँ जी, सारे मोहल्ले में कपड़े धोने वाला मैं अकेला धोबी हूँ, घर पर हाथ बटाने वाला भी तो कोई नहीं है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, लाभ जल्दी कपड़े दे, मुझे बाहर जाना है। ये लीजिए माँ जी आपके कपड़े, और ये रहा इस हफ्ते का हिसाब, कुल मिला के 500 रुपए हो गए। रुक जा, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। गोदावरी अपनी बहू को आवाज देती है। अरे बहू, धोबी कपड़े लेकर आया है, उसे पैसे देने हैं, 500 रुपए लेकर तो आना। माँ जी, आपके बउआ की शादी हो गई? हाँ, अभी पिछले महीने ही शादी हुई है। तभी वहां गोदावरी की बहू योगिता आ जाती है। ये लीजिए माँ जी पैसे। योगिता रामू की लाई हुई रसीद देखती है। अरे ये क्या भैया, सब मिलाकर हिसाब तो 350 रुपए का हो रहा है और आप 500 रुपए मांग रहे हो। योगिता की बात सुनकर रामू हड़बड़ा जाता है और कहता है अरे दीदी, लगता है कुछ गलती हो गई है, जरा दिखाना तो। माफ करना, हाँ हिसाब मैंने गलत लिख दिया था, आपने बिल्कुल सही कहा, 350 का ही हिसाब बनता है। योगिता समझ जाती है कि उसकी सास को पढ़ना लिखना नहीं आता। इस बात का फायदा उठाकर रामू उसे बेवकूफ बना रहा था।
अपने पैसे लेकर रामू कहता है, माँ जी आपकी बहू तो बड़ी होशियार है। हाँ वो तो है, मेरी बहू बीए पास है। अच्छा अच्छा माँ जी, चलता हूँ मैं। रामू के जाते ही गोदावरी योगिता से कहती है, इसका मतलब बहू, ये धोबी का बच्चा हमेशा मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे ज्यादा पैसे लेकर जाता था। इसीलिए कहते हैं माँ जी, कम से कम इंसान को इतना पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए कि वो छोटे मोटे हिसाब आसानी से कर सके। तेरी बात तो सच है बहू, लेकिन मैं भी क्या करूं? हमारे जमाने में हमारे माता पिता ने हमें कभी स्कूल ही नहीं भेजा। हमारा तो सारा दिन घर में ही बीत जाता था। पढ़ने लिखने का कभी मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं माँ जी, आप अब पढ़ना लिखना सीख लीजिए। क्या बात कर रही है बहू, इस उम्र में अब मैं कहाँ पढ़ना लिखना सीखूंगी? माँ जी, पढ़ने लिखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, आप जब चाहे तब सीख सकती हैं। इसलिए मैं आपको कल से ही पढ़ाना शुरू कर दूंगी। है? अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अगले दिन योगिता अपने पति नितिन से कहती है, सुनिए जी, ये कुछ सामान लिखा है, आप बाजार से ले आइएगा। आज से मैं माँ जी को पढ़ना लिखना सिखाने वाली हूँ। योगिता की बात सुनकर नितिन हंसते हुए कहता है, चलो अच्छी बात है, इसी बहाने दोनों सास बहू का समय कट जाया करेगा। ठीक है, शाम को मैं सारा सामान बाजार से लाकर तुम्हें दे दूंगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नितिन वहां से चला जाता है। इस तरह योगिता अपनी सास को पढ़ना लिखना सिखाने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद गोदावरी पढ़ना लिखना सीख जाती है। फिर एक दिन रामू कपड़े लेकर आता है। माँ जी, कपड़े ले लीजिए। अरे कभी तो वक्त पे आया कर, चल ला कपड़े दे। रामू इधर उधर देखता है और फिर कहता है, क्या बात है माँ जी, आज आपकी बहू रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। रामू मन ही मन सोचता है, इसका मतलब बुढ़िया घर में अकेली है। आज मैं इसे आराम से बेवकूफ बना के ज्यादा पैसे निकलवा सकता हूँ। अरे क्या सोच रहा है, ला हिसाब की पर्ची दे मुझे। रामू गोदावरी को हिसाब की पर्ची देते हुए कहता है, माँ जी, पिछले 20 दिन का हिसाब है, इस बार आपकी तरफ पूरे 1500 रुपए बनते हैं। गोदावरी पर्ची देखकर हिसाब करती है और सीधे रामू का कान पकड़कर जोर से खींचती है। मर गया, अरे माँ जी क्या कर रही है? 1200 के हिसाब को 1500 बताता है। अरे माँ जी, लेकिन आपको तो पढ़ना लिखना नहीं आता है ना। इसी बात का फायदा उठाकर तू इतने दिनों से मुझे ठग रहा था, हैं? मेरी बहू ने मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया है। अब तो मैं पढ़ भी सकती हूँ और तेरे जैसों को पढ़ा भी सकती हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे भागो रे भागो। तभी योगिता अपने कमरे से बाहर निकलकर वहां आ जाती है। रामू को इस तरफ भागता देख दोनों सास बहू खूब हंसते हैं। शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर और आसान बना देती है। अरे बहू, क्या कर रही है? जरा ये साड़ी पहन के तो दिखा। आज हम सब मोहल्ले की औरतें बाजार गई थी, तभी मुझे एक दुकान पर ये साड़ी दिखाई दी, मैंने तेरे लिए खरीद ली। अरे वाह माँ जी, ये तो बड़ी सुंदर साड़ी है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। फिर गीता साड़ी पहन कर आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ठहर जा, मैं देखती हूँ कौन है। गीता की सास जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अपनी बहन को देख बड़ी खुश हो जाती है।
अरे कमला, तू इस तरह अचानक कैसे आ गई? एक फोन कर देती, मैं मनोज को तुझे लेने के लिए स्टेशन पर भेज देती। अरे तुझसे मिले बहुत दिन हो गए, तू तो गाँव आने से रही, तो मैंने सोचा मैं ही तुझसे आकर मिल लूं। तभी कमला पूरे घर को देखती है। अरे वाह, घर तो बड़ा शानदार है। फिर कमला सामने खड़ी गीता को देखती है और कहती है, अरे बहू, तूने साड़ी तो बहुत सुंदर पहन रखी है, कहीं शादी में जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ये साड़ी तो मैं आज ही बाजार से खरीद कर लाई हूँ अपनी बहू के लिए। क्यों, मेरी पसंद अच्छी है ना? दोनों सास बहू का प्यार देखकर कमला मन ही मन सोचती है, अरे लड़ाई झगड़े का दूसरा नाम ही सास बहू है, लेकिन यहाँ तो रामायण उल्टी चल रही है। दोनों एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल कर रहती है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले दिन गीता रसोई घर में खाना बना रही होती है। तभी कमला उसके पास जाकर कहती है, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है बहू? जी, आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। कमला इधर उधर देखती है, फिर धीरे से गीता से कहती है, अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैं रोज देखती हूँ तू अकेले घर का सारा काम करती है। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आता है। अरे तू अपनी सास से भी कुछ काम करवा लिया करना। गीता मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे माँ जी, मेरे होते हुए भला मेरी सास को काम करने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू अभी नई नई इस घर में आई है, तुझे कुछ नहीं पता। मैं तो तुझे बुजुर्ग होने के नाते समझा रही हूँ। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, दुनिया देख कर बैठी हूँ। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ। कल ही वो मुझसे कह रही थी, जब से गीता इस घर में शादी करके आई है, हमारा तो एक नौकरानी का खर्चा बच गया। गीता हैरानी से कमला से पूछती है, क्या सच में माँ जी मेरे बारे में ऐसा सोचती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा सोचती हैं। अरे मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसलिए तुझे समझाने आ गई। आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। फिर उसी शाम जब गीता की सास बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है, तो उसे देखकर कमला कहती है, अरे क्या हुआ बहन, आज तूने बाजार से आने में बहुत देर कर दी। अब क्या बताऊं कमला, आजकल मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, ठीक से चला भी नहीं जाता। हाँ, तो अब क्या पछता रही है? इसमें आखिर गलती तो तेरी ही है ना। बहू के होते हुए सास अगर घर में नौकरानी की तरह काम करे तो उसका तो यही हाल होगा ना। अरे कभी गाँव आकर देख, हम अपनी बहुओं को तलवार की धार पर रखते हैं। अरे तुझे क्या पता तेरी बहू पीठ पीछे तेरे बारे में क्या बातें करती हैं। कल ही तेरी बहू की बातें सुन रही थी, पड़ोस की मीना से कह रही थी, मेरी सास के होते हुए मुझे अपने घर में नौकरानी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही है? मेरी बहू मेरे बारे में ऐसी बातें कभी नहीं कर सकती। अरे तू तो मेरी बहन है, भला तुझसे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। सारा दिन अपनी बहू की चाकरी में बिता देती है, कभी बाजार से सब्जियां लाती है तो कभी उसके लिए महंगी महंगी साड़ियां लाती है। अरे तेरी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं है? फिर गीता की सास कमला की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और तभी मौका पाकर कमला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से कमला रोज गीता और उसकी सास दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती। फिर एक दिन, अरे बहन, मैंने सुना है तेरे शहर का बाजार बहुत बड़ा है और वहाँ दुनिया भर की सभी चीजें मिलती हैं। मैं सोच रही थी क्यों न चलकर आज बाजार घुमाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी बहू से पैसे लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं। तभी विमला मुंह बनाकर कहती है, अरे कैसी सास है तू जो अपनी बहू से पैसे मांगती है, शर्म नहीं आती तुझे?
मैं तो समझती थी तू इस घर की मालकिन है। खैर आखिरकार तेरी बहू सच ही कहती है, तू इस घर में किसी नौकरानी से कम नहीं है। विमला की बातें सुनकर गीता की सास को गीता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे गीता के कमरे में जाकर उससे तिजोरी की चाबी मांगने लगती है। तभी गीता भी अपनी सास से नाराज थी और वो तिजोरी की चाबी देने से इनकार कर देती है। फिर देखते ही देखते दोनों में बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कमला दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ता देख मन ही मन बहुत खुश होती है। आखिर मेरा नाम भी कमला है, जो एक बार ठान लेती हूँ उसे करके दिखाती हूँ। आखिरकार इस घर की शांति भंग हो ही गई। तभी मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है, लेकिन घर में आते ही वो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी किसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस कर रही हैं। तभी मनोज की नजर अपनी मौसी पर पड़ती है, जो एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही होती है। मनोज समझ जाता है कि ये सब उसकी मौसी का किया धरा है। फिर मनोज अपनी मौसी को सबक सिखाने की ठानता है। उसी रात मनोज अपनी मौसी की बहू मंजू को फोन करके सारी बात बता देता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। अगले दिन कमला आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी अचानक वहाँ उसकी बहू मंजू आ जाती है और आते ही अपनी सास को डांटने लगती है। अरे वाह माँ जी, आप तो एक नंबर की झूठी है। मुझसे कह के आई थी कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, लेकिन आप तो यहाँ मजे मार रही हैं। तभी गीता और उसकी सास भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर विमला झिझकते हुए अपनी बहू से कहती है, अरे बहू तू बेकार में नाराज हो रही है, मैं तो बस आने ही वाली थी। अरे माँ जी, मुझे मत सिखाइए, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। लोगों के घरों में आग लगाने के अलावा आप करती क्या है? ये तो अच्छा हुआ कि रात को मनोज भैया ने मुझे फोन करके सब बता दिया। कम से कम इन लोगों को तो चैन से रहने दो। बहुत हो गया, अभी के अभी आप घर चलिए। तभी कमला की असलियत देख गीता और उसकी सास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है और कमला अपना सामान बांधकर अपनी बहू के साथ वहाँ से चली जाती है। शिक्षा, कान का कच्चा इंसान हमेशा अपना ही नुकसान करता है। कोकिला का इकलौता बेटा प्रभास उसका लाडला था, लेकिन उसने अपनी मर्जी से कविता से शादी कर ली थी। इस वजह से कोकिला कविता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो तो अपने बेटे प्रभास की शादी अपनी सहेली की बेटी डॉली से करवाना चाहती थी। एक दिन कविता कोकिला को खाना ला कर देती है। कविता के जाने के बाद कोकिला अपने पास रखी एक पुड़िया बाहर निकालती है और उसमें रखा सारा नमक और मिर्च खाने के ऊपर डाल देती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। क्या हुआ माँ? अब क्या बताओ बेटा, जब से तू इस कविता को घर लाया है ना, तब से मैं अच्छा खाने को तरस गई हूँ। जरा ये चख के तो देख, इसमें कितनी मिर्च है और सारा नमक भरा पड़ा है। अब मैं ये खाना खाऊंगी क्या? हाँ माँ, इसमें तो सच में बहुत नमक है। शायद गलती से पड़ गया होगा। छोटी मोटी गलतियां तो सभी से हो जाती है। तुम अपना मूड क्यों खराब कर लेती हो? तभी कविता भी रसोई घर से वहां आ जाती है। माँ जी, गलती मेरी है, आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए फिर से खाना बनाकर ले आती हूँ। वाह वाह बेटी, तेरे बाप के घर मुफ्त का राशन आता होगा, हमारे यहाँ नहीं। इस तरह रोज रोज खाना बनाकर फेंकेंगे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। एक भी काम ठीक से नहीं करती। पता नहीं कहाँ से मेरे भोले भाले बेटे को अपनी जाल में फंसा के उससे शादी करके इस घर में आ गई। अब बस भी करो माँ, तुम इस घर की बड़ी हो, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। कविता, तुम भी आइंदा ऐसी गलती मत करना। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। प्रभास वहां से चला जाता है और कविता भी रसोई घर में चली जाती है। तू चाहे कुछ भी कर ले बेटा, मैं इस डायन को घर से निकाल कर रहूंगी और डोली को अपनी बहू बनाकर ले आऊंगी। आखिर मेरा नाम भी कोकिला है, मैंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। फिर एक दिन प्रभास अपनी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, आज शाम को मैं कविता को फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ। मैंने फिल्म की टिकट्स बुक करवा ली है, आप उसे तैयार होने के लिए बोल देना ना प्लीज। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। शाम को प्रभास घर आता है। अरे कविता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई?
इससे पहले कि कविता कुछ कहती, कोकिला बोल पड़ती है। अरे बेटा, मैं तो बहू से कब से कह रही हूँ प्रभास आता होगा तो तैयार हो जा, लेकिन ये तो मेरी एक नहीं सुनती। कविता समझ जाती है कि उसकी सास झूठ बोल रही है। फिर भी कविता अपनी सास की बात से सहमति जताते हुए कहती है, अब सॉरी प्रभास, मैं भूल गई थी, अब तो फिल्म का टाइम निकल चुका है। कोई बात नहीं, फिल्म ना सही, हम आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। हाँ ये ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। पता नहीं इस चुड़ैल ने मेरे बेटे पर कौन सा जादू मंतर करके रखा है। मेरा बेटा तो बस हर वक्त इसके पीछे दुम मिलाते घूमता रहता है। कोकिला प्रभास को कविता के खिलाफ भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन कविता उसके इस बर्ताव को अनदेखा करके दिन रात अपने सास ससुर की सेवा करती थी। कुछ दिनों के बाद डॉली वहां आती है। अरे डॉली बेटा, बड़े दिनों के बाद आई है, बैठ बेटा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ माँ जी, मैं आज फैसला करने आई हूँ। आप तो कह रही थी बस कुछ दिनों की बात है, आप बहुत जल्द उस चुड़ैल को घर से बाहर निकाल देंगी और अपने बेटे की शादी मुझसे करवा लेंगी और अपने बेटे से मेरी शादी करवा देंगी। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आपको क्या लगता है पूरे शहर में बस आपका ही बेटा है? अरे मुझे तो रोज बड़े बड़े घर से रिश्ते आते हैं। मैं आपको कुछ दिनों की मोहलत और दे रही हूँ, उसके बाद मैं किसी दूसरे लड़के से शादी कर लूंगी। चलती हूँ। डॉली की जाती ही, देख लो, ये है तुम्हारी पसंद और एक है हमारी बहू जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, और आज तक उसने कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, कभी तुमसे नजर मिला के भी बात नहीं की। और तुम हो कि इस परकटी और नकचढ़ी लड़की के लिए अपनी सीधी सादी बहू को घर से निकालने की सोच रही थी। आज इसके ये तेवर है, जरा सोचो आगे चलकर ये क्या करेगी। अपने पति की बातें सुनकर कोकिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मैं आज तक अपनी बहू के साथ गलत सलूक करती आई हूँ। मेरी गलती है जो मैं सीता और सुपर्णखा में फर्क नहीं कर पाई थी। उस दिन के बाद से कोकिला की सोच और उसका व्यवहार अपनी बहू के लिए पूरी तरह बदल जाता है। शिक्षा, हमें कभी भी बाहर वालों की बातों में आकर घर के रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहिए।